गुड इवनिंग दोस्तों, उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बात कर रहे थे हम भारत के भूगोल की, और भारत के भूगोल में हम बात कर रहे थे एक पार्ट्स हिमालय की हम लोगों ने बात की थी। और जो चीज़ हम लोग कल पढ़ के गए थे, शायद आप लोगों ने आज एसआई का पेपर देखा होगा, तो कहीं न कहीं वो प्रश्न आप लोगों को ज़रूर वैसे के वैसे मिले जिस तरह से हम लोगों ने पढ़े। जिस तरह से एक प्रश्न पूछा गया मैं उसकी बात करूंगा। कल हम लोगों ने हिमालय को जब पढ़ रहे थे तो हिमालय का हमने प्रादेशिक विभाजन पढ़ा था, यानी प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ा था कि प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग की बात की थी हम लोगों ने, सबसे पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा था वह था असम हिमालय। और आप लोगों से आज ही उस प्रश्न जो एसआई का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था नेपाल हिमालय स्थित है, आपको बताना था कि कौन सी नदियों के बीच में है। सभी को वेलकम, गुड इवनिंग। तो अब आपको बताना है कि नेपाल हिमालय की स्थिति क्या है, किन नदियों के बीच में स्थित है। हम शुरू करते हैं हमारे भारत के भूगोल का अगला टॉपिक। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल में प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार कि प्रायद्वीपीय पठार को लेके क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले कि काली नदी और तीस्ता नदी सही है आपका उत्तर। और यह प्रश्न जो है आज के पेपर में था, और पिछले यदि आपने भारत के भूगोल के वीडियो देखे हैं तो 2 प्रश्न जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा वही चीज, काली और तीस्ता नदी सही है। सही है आपका उत्तर, शशि जी आपका भी उत्तर सही है। बहुत अच्छा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हमने कल बात की थी कि हमारा वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए, विशेष रूप से एसआई के लिए रहेगा। और यदि आपने राजस्थान ज्योग्राफी के वीडियो देखे होंगे उत्कर्ष के, तो आपको एक कांस्टेबल मैराथन क्लास का जो 6 वीडियो डाले गए, पूरा राजस्थान ज्योग्राफी उसी जो है वीडियो को लेके पूछी गई थी। यदि आप लोगों ने वीडियो देखे हैं तो शायद मेरे हिसाब से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होता। सभी वीडियो जो है मेरे द्वारा ही डाले गए थे। कांस्टेबल मैराथन के अंतर्गत पूरा जो है 12 घंटे के वीडियोस हैं जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी की हम लोगों ने बात की थी। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत पठार को लेके। यदि प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करें तो इनके क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने हिमालय को लेके पढ़ा, पहला पार्ट पढ़ा था हमने हिमालय को लेके कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, यानी उत्पत्ति और उसके विस्तार को लेके। और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी वर्गीकरण को लेके। लेकिन मैं यहाँ शुरू करूंगा पहले वर्गीकरण को, और उसके साथ शुरू करूंगा उनके संबंध में बनने वाले प्रश्नों से। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की यदि जब हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम 2 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पढ़ा जाता है वह पढ़ा जाता है कि इसमें कौन कौन से पहाड़ियां या कौन कौन से पर्वत हैं, और दूसरा इसमें कौन कौन से पठार है। इनको लेके हमारे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, कई प्रश्न पूछे भी गए हैं। यदि हम पर्वतों की बात करें तो इसमें कौन कौन से पर्वत हैं। सबसे पहला पर्वत है पश्चिमी घाट को लेके, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है नीलगिरी की पहाड़ियां, चौथा है अन्नामलाई की पहाड़ियां। इसके साथ और भी है विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली। यह मुख्य रूप से जो है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं
वहीं पठारों की बात करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा मालवा का पठार, सेकंड मिलेगा यहां से दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत में दो है, एक भाग है पर्वतीय भाग और दूसरा है पठारी भाग। सेकेंड ग्रेड के लिए ही है, ये सेकेंड ग्रेड आरएएस किसी भी तरीके से हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। और पिछले जितने भी हमने विश्व ज्योग्राफी की बात की या हमने भारत की ज्योग्राफी की बात की, तो आज के पेपर में काफी क्वेश्चन आए हैं। जैसा भी मैप हम दिखाएंगे, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन करेंगे, इन सबको मैप के माध्यम से करेंगे कि भारत के भूगोल में आज जो हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार में हम बात करते हैं इनकी कौन कौन से इसमें पर्वत हैं, उनका विस्तार कहाँ है, उनकी क्या विशेषता है और उनके क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जा रहे हैं। वहीं हम सेकंड बात करेंगे पठारों को लेके कि इसमें कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन सी चीजें हम लोगों से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। कि जैसा एक बात की थी, आज की यदि प्रश्न की बात करें मैं, तो कई प्रश्न मैं वापस रिपीट करूंगा। एक तो सेल्वास वन पूछे गए थे, ब्राजील में कौन जो है सेल्वास वन जो है पाए जाते हैं वो क्या है, तो जिसका था भूमध्य रेखीय जो है सदाबहार वन या जिनको कहा गया था वर्षा वन, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। वहीं रूर प्रदेश भी आज पूछा गया था कि रूर प्रदेश झारखंड का पठार वही है, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में फैला हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार क्या। तो देखिए सबसे पहले हम मैपिंग में देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, इसकी क्या विशेषता है और इनको लेके क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पूरा भारत है और भारत में जो यह भाग ये पूरा पार्ट ये कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो भारत के दक्षिण में पूरा फैला हुआ है। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रायद्वीप की बात की थी कि वह भूभाग जो तीनों ओर से जलमंडल से घिरा हो वह कहलाता है प्रायद्वीप। तो भारत का ये भाग तीनों ओर से जलमंडल से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीप की संज्ञा दी गई है। प्रायद्वीप की जब हम बात करते हैं तो यहां से आता है सबसे पहला इसकी उत्पत्ति कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति किससे हुई है। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। गोंडवाना लैंड से जो है प्रायद्वीपीय जो है पठार की उत्पत्ति हुई है। वहीं दूसरी यदि हम बात करें तो एक और प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति हम लोग मानते हैं 33 सागर से, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से। तो यहां से हमारा जो एक प्रश्न बनता है वो कई बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है। यानी यदि हम भारत का भौगोलिक विभाजन में हिमालय की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार की कर रहे हैं, उसके बाद हम मध्य के विशाल मैदान और द्वीप समूह की बात करेंगे, तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारत का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है। तो भारत का जो है प्राचीनतम भूखंड है वो गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड का भाग है वह प्रायद्वीपीय पठार, प्राचीनतम भूखंड, जिसका कई बार प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है। और अभी जो एक कांस्टेबल के एग्जाम में राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया था कि निम्न में से राजस्थान का प्राचीनतम भाग कौन सा है, वहीं भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है वो प्रायद्वीपीय पठार है, जिसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। कई बार इसका प्रश्न आता है कि इसकी उत्पत्ति का काल क्या है, तो हम बोलते हैं एजोइक महाकल्प। एजोइक महाकल्प में एक कालखंड आया था प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन कालखंड आया था और प्री कैम्ब्रियन कालखंड के अंतर्गत जो है इसकी गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति हुई थी। तो यह प्रश्न हम लोगों से बन सकता है
कि प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, सबसे प्राचीनतम भूखंड है, इसकी उत्पत्ति कौन से महाकाल में हुई है या कौन से काल में हुई है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में। इस प्रायद्वीपीय पठार की एक और जो विशेषता है वह दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो उन चट्टानों को लेकर भी कई बार हम लोगों से पूछा जाता है कि निम्न में से प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय पठार में 3 तरह की चट्टानें मुख्य रूप से हम लोगों को मिलती है। एक तो मिलती है हमें महाराष्ट्र के आसपास, जिसको कहते हैं अपन दक्कन ट्रैप की चट्टानें, दक्कन ट्रैप चट्टानें, जो कि हमें महाराष्ट्र के आसपास मिलेगी। वहीं आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो वहां पे आपको मिलेगी कुडप्पा चट्टानें, और वहीं हम बात करें कर्नाटका के आसपास की मैसूर की तो वहां हमें मिलेगी धारवाड़ चट्टानें। तो इस तरह से यहां पर कुछ चट्टानें भी है, जैसे धारवाड़ की चट्टानें हैं, कडप्पा की चट्टानें हैं या कुडप्पा की चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं, ये सब जो चट्टानें, ये सब धार जो है गोंडवाना लैंड की भाग है और प्री कैम्ब्रियन कालखंड की यानी प्राचीनतम चट्टानों की श्रेणी में इनको जो है कई बार हम लोगों से पूछा जाता है। तो ये था एक इसकी विशेषता को लेके प्रायद्वीपीय पठार को। लेकिन सामान्य जब हमारी पेपर में सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत की स्थिति और उसकी विशेषता, तो भारत की स्थिति और विशेषताओं की बात करें तो हमारे जो ज्यादा प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं कि इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं या कौन कौन से पठार हैं, उनकी क्या स्थिति और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए हम बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करें कि कौन कौन से प्रायद्वीपीय पठार के जो भाग है और उनको लेके किस तरह से प्रश्न बनते हैं। सभी को एक बार मेरा फिर से नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं, नहीं कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हम एक एक पर्वत श्रृंखलाओं को लेके चलेंगे और उनको लेके कई बार हमारे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कई बार हमें इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों की भी बात करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए। देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले पश्चिमी घाट को लेके। पश्चिमी घाट को लेकर बात करेंगे कि यहां से क्या प्रश्न बनते हैं। तो पश्चिमी घाट की यदि बात करें तो पश्चिमी घाट, जिसको प्राचीन काल में सहयाद्री पर्वत भी कहा जाता था, जिसकी बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में की थी कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, तो सहयाद्री पर्वत। सभी को गुड इवनिंग। सेकेंड बात करेंगे इसका विस्तार। सबसे पहले हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, और जैसे ही हमें विस्तार पता चलेगा वहां की कई चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हम लोगों से प्रश्न बन सकते हैं। यदि हम बात करें विस्तार की, तो जो यह पश्चिमी घाट है यह इस तरीके से पश्चिमी तट के समांतर फैला हुआ है, जिसको कहा जाता है कि ताप्ती नदी से लेकर यह केरल तक जो है इसका विस्तार है लगभग 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट की हम लोग बात करें तो सबसे पहले प्रश्न आता है इसका विस्तार को लेके कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो ताप्ती नदी से लगाकर केरल तक यह 1600 किलोमीटर है। और इसका जो प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय के बाद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह है पश्चिमी घाट। सेकंड प्रश्न, पश्चिमी घाट की इसकी औसत ऊंचाई है वह है 1200 मीटर, जो कि इसकी औसत ऊंचाई। जिस तरह से हिमालय की हम लोगों ने बात की, तो हिमालय के ऊंचाई के आधार पर जो है अलग अलग
तरीके से जो है दे रखी है कि महान हिमालय तो उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। वहीं हम बात करेंगे लघु हिमालय की तो 3700 से लेकर 4500 मीटर है। वहीं हम वायु हिमालय की बात करते हैं तो 900 से 1200 मीटर की हम लोग बात करते हैं। तो उसी कड़ी में हम बात करते हैं कि पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। तो प्रश्न हमारा ये सीधा सा प्रश्न बनता है कि हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत कहते हैं। यह जो पश्चिमी घाट है या सह्याद्री पर्वत है यह दो भागों में डिवाइड है और इसको जो दो भागों में डिवाइड करती है उसको कहते हैं 16 डिग्री चैनल। कई बार हम लोगों से पूछा जाता है 16 डिग्री चैनल किनको विभाजित करता है? 16 डिग्री चैनल जिसको कहा जाता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि गोवा से गुजरता है, गोवा से गुजरता है और यह पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग जो ऊपर का भाग है यह कहलाता है उत्तरी सह्याद्री और जो दक्षिण में है यह कहलाता है दक्षिणी सह्याद्री। ये दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और जो 16 डिग्री चैनल से जो गोवा से गुजरती है इसको अलग करती है। तो हमारा यह प्रश्न आता है कि सह्याद्री पर्वत को अलग करती है या 16 डिग्री जो है चैनल का संबंध किससे है? तो 16 डिग्री चैनल का संबंध पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत से और इसको दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण वाला कहलाता है दक्षिणी सह्याद्री। फिर यहां से जो एक प्रश्न और बनता है कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की हम बात करें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी को लेकर हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट में दो चोटियां मुख्य रूप से हैं, एक उत्तरी सह्याद्री में और एक दक्षिणी सह्याद्री में। जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है इसको कहा जाता है काल सुबोई। काल सुबोई यह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 1646 मीटर 46 मीटर है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको कहा जाता है कुद्रेमुख जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 1892 मीटर है। कि जो पश्चिमी घाट की दो चोटियां हैं मुख्य रूप से काल सुबोई और कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है काल सुबोई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। वहीं दक्षिणी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है कुद्रेमुख जो कर्नाटका राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। तो यहां से वाटरफॉल के बारे में हम लोग बताएंगे आगे जब हम नदियों की बात करेंगे तो कौन कौन से वाटरफॉल हैं। यहां से जो एक प्रश्न बनता है वो हम लोगों से दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यदि हम पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है तो आपके लिए मेरा यह प्रश्न है, आपको बताना है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और दूसरी बात कि उत्तरी सह्याद्री की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोनों प्रश्न के यदि सामान्यतः मैप में हम लोगों को दिख रहा है कि क्या होगी कि पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है कुद्रेमुख और जो है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है वह है काल सुबोई। तो कंपैरेटिवली हम लोगों से कई बार यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि जिस तरह से उत्तरी जो अरावली थी हिमालय पर्वत की हमने बात की यानी उत्तर भारत की बात की तो उसमें भी जो है एक दर्रों को लेकर प्रश्न पूछा गया था। वहीं प्रश्न जो है हमें इसमें भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो देखिए दक्षिण भारत में तीन मुख्य दर्रे हम लोगों से पूछे जाते हैं। एक तो है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट और तीसरा है वह है पाल घाट। और एक और जो है गैप पाया जाता है जिसको सैनकोट घाट भी कहा जाता है।
दादा बेटा नहीं, डोडा बेटा है वो नीलगिरी की है, लेकिन हम केवल अभी पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को लेकर जो प्रश्न बने, अन्नागुडी भी आपका है लेकिन वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में। हम केवल अभी पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट के संदर्भ में क्या प्रश्न बनता है, फिर हम कंपेरेटिवली बात करेंगे कि पूरा टॉपिक का एक प्रश्न हम लोगों से क्या पूछा जा सकता है। अन्नागुडी हाईएस्ट, वो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची है लेकिन वो पश्चिमी घाट में नहीं स्थित है, वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। डोडा बेटा भी आपका उत्तर सही है लेकिन वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, न कि पश्चिमी घाट की। तो इन सबको एक कंपेरेटिवली प्रश्न हम लोगों से जो बनेगा हम उसकी बात करेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीन, अब बात करते हैं इसी में मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसमें बात करूंगा कि इसमें कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो यदि हम बात करें तो इसमें दो मुख्य दर्रे, तीन दर्रे मिलेंगे आपको, जिसमें से पहले हम दर्रे की बात करेंगे यहां से। यह मुंबई में स्थित है, इसे कहा जाता है थाल घाट, और यह मुंबई को नासिक और नासिक को कोलकाता से जोड़ता है। सेकंड आपको यहीं पर एक नीचे और मिलेगा महाराष्ट्र में ही, इसको कहा जाता है, यह भी मुंबई में है, इसको कहा जाता है भोर घाट, और यह मुंबई को पुणे और पुणे को चेन्नई से जोड़ता है। यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं कि उत्तरी सह्याद्री के कौन से दर्रे हैं। तो उत्तरी सह्याद्री में दो दर्रे स्थित हैं, एक है थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। थाल घाट यह मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है, वहीं भोर घाट है वो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। तो हमारा यहां से प्रश्न क्या बनता है, हम उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है, या पूछा जाएगा कि पूर्व पश्चिम से पूर्व जाने का जो है मार्ग कौन सा है। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो मुंबई से हम कोलकाता की बात करेंगे तो हमें थाल घाट से जाना पड़ेगा, यानी पश्चिम से पूर्व जाने का मार्ग है थाल घाट, और उत्तर से दक्षिण, प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर से दक्षिण आने का जो मार्ग है वह है भोर घाट। और यह प्रश्न थर्ड गेट 2005 में, सॉरी इससे पहले जो सेकंड गेट आरपीसी के द्वारा एक एचएम का एग्जाम करवाया गया था 2013 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बालाघाट पर्वत की और बात करेंगे। दर्रे की बात हम लोगों ने की थी। दर्रा होता है कि पहाड़ों के मध्य संकीर्ण मार्ग, पहाड़ों के मध्य जो संकीर्ण मार्ग है वह कहलाता है दर्रा। तो उसको लेके प्रश्न बनता है कि दर्रा किसे, और मुख्य दर्रे जो है वह है एक तो थाल घाट और एक भोर घाट। एक और दर्रा है जिसको हम बोलते हैं पाल घाट। पाल घाट जो है वह इस तरीके से दक्षिणी जो सह्याद्री है इसमें स्थित है, इसको कहा जाता है पाल घाट, और यह कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। यानी केरल से तमिलनाडु जाने का यदि मार्ग है, कोच्चि से चेन्नई जाने का मार्ग है, तो हमें पाल घाट करना है जो दक्षिणी सह्याद्री में स्थित है। वहीं थाल घाट और भोर घाट यह उत्तरी सह्याद्री में। तो यहां से हमारा एक प्रश्न जो बन सकता है वह बन सकता है कि तीन में से कोई एक दर्रा दक्षिण भारत का, एक दर्रा, तीन दर्रे जो है उत्तर भारत के। देखिए हम लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्रा जो कि दक्षिण भारत में या पश्चिमी घाट में स्थित है, या किसी दर्रे का एक नाम लिख देंगे और उनके बाद यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है या नहीं है। तो इस तरह के कई छोटे छोटे प्रश्न जो हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो उनको लेके मैं एक बार वापस चलूंगा पश्चिमी घाट को लेके कि क्या क्या प्रश्न मैंने डिस्क्राइब किया, जो उन्होंने बाद में यूट्यूब अपना खोला है, तो उनके लिए एक बार जो है पता हो जाए कि हम लोग अभी तक कितना पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत में हम पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं सबसे पहले इसकी विस्तार की। इसका विस्तार जो कि ताप्ती नदी महाराष्ट्र से लगाकर केरल तक पूरा फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। गुड इवनिंग।
यहां पर कि इसको जो है 16 डिग्री चैनल जो गोवा से निकलता है, यह इसको दो भागों में बांटे। 16 डिग्री चैनल का मतलब है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री चैनल इसको दो भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबई, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। कालसुबई महाराष्ट्र में है, जबकि कुद्रेमुख है वो कर्नाटका में। और कुद्रेमुख का शायद अभी प्रश्न एचएम के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, कुद्रेमुख का संबंध किससे है। हाँ, अपनी विश्व भूगोल में है। जहां तक मेरा अनुभव है कि वर्तमान में जितने भी प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनको लेके मैं थोड़ा सा रहता हूं कि किस तरह के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। वो कंपैरेटिवली प्रश्न बनाते हैं। एक प्रश्न मैंने आप लोगों से कहा था कि वो हम लोगों से देगा कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट देके वो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी भाग नहीं है, और वही प्रश्न एग्जैक्ट आप लोगों से पूछा गया आज के एग्जाम में। कल के वो जो हिमालय वाली बात हम लोगों ने कर ली है, तो कहीं ना कहीं आपको इस ऑनलाइन क्लास का फायदा जरूर मिलेगा। यूट्यूब चैनल का जो है ये उत्कर्ष यूट्यूब, इसका बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को मिलेगा। हर एक एग्जाम में केवल हमें आरपीसी की बात नहीं, राजस्थान नहीं, भारत या भारत के संदर्भ में कहीं पर भी जहां पर विश्व ज्योग्राफी या भारत का भूगोल का जो टॉपिक है उन सब में ये टॉपिक हमारे काम आने वाले हैं। तो ये था हमारा एक पश्चिमी घाट को लेके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट्स की, इसका कौन सा दूसरा पार्ट्स है। रिवर की भी बात हम करेंगे। जब हम रिवर में आएंगे टॉपिक में तो हम नदियों की बात करेंगे, और नदियों में हम कंपैरेटिवली इनका जो है यूज करेंगे कि पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती, कैसे निकलती है और उनकी क्या विशेषताएं। बात कर रहे हैं हम। अब अगला जो हमारा रहेगा वह रहेगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, जिसको प्राचीन काल में महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से हम लोग जानते थे। पूर्वी घाट की बात करें कि हमने जिस तरह से पश्चिमी घाट की बात की कि यह ताप्ती नदी से लगाकर केरला तक फैला हुआ है, वहीं यह जो है पूर्वी घाट यह महानदी से शुरू होता है और इस तरह से टुकड़ा में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसको हम कहते हैं महानदी ओडिशा से तमिलनाडु तक। यहां जो है पश्चिमी घाट, जिस तरह से हम लोग पश्चिमी घाट की बात कर रहे थे कि पश्चिमी घाट जिस तरह से यह एक फैला हुआ है लंबा सा एक है, उस तरीके से यह जो है लगातार फैला नहीं है, यह टुकड़ों में फैला हुआ है। सैनकोट घाट भी बात करेंगे हम, लेकिन सैनकोट घाट भी है सही है, लेकिन सैनकोट घाट जो है वो अलग तरीके से हम लोगों से पूछा जाता है। उस प्रश्न को लेकर मैं आपको सैनकोट घाट की बात करूंगा कि जिस तरह से पश्चिमी घाट लगातार फैला हुआ है, वहीं जो है पूर्वी घाट लगातार नहीं है, ये टुकड़ों में। कारण इसका कि इससे कई नदियां निकलती है और इसके भाग को क्या कर देती है, तोड़ देती है, और यह टुकड़ों में जो है फैला हुआ है, जिसमें 3 भाग है। उड़ीसा का भाग है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक का ये फैला हुआ भाग है, जिसको हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। और प्राचीन काल में इसको महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था। सोलह डिग्री दक्षिण में है, इनकी बात हम लोगों ने यदि अक्षांश में बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत के साथ जो भी जो अक्षांश आएंगे वो सब उत्तरी अक्षांश आएंगे, ये है। सेकंड बात करते हैं इसकी ऊंची चोटियों को लेकर। विस्तार हमारा हो गया महानदी से लगाकर तमिलनाडु के मध्य इसका जो है विस्तार है। और बात करते हैं इसकी चोटियों को, तो यहां पर आपको इसकी मुख्य दो चोटियां हम लोगों से पूछी जाती हैं। यह छोटी अर्मा कोंडा, या जिसको कहा जाता है विशाखापट्टनम, जो कि ओडिशा में स्थित है।
और दूसरी जो चोटी है महेंद्रगिरी, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कि यह महेंद्रगिरी पर्वत आप लोगों से पूछा जाए तो कहां पर, या महेंद्रगिरी जो है चोटी किसका भाग है, या विशाखापट्टनम चोटी कहां पर स्थित है, अरमाकोंडा जो है, तो ये दोनों ही चोटियां जो है वह है महान जो पूर्वी घाट की चोटियां हैं। बात आती है यहां से अब दोनों में कंपैरेटिवली जो प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता हम उसकी बात करते हैं कि अरमाकोंडा की जो ऊंचाई है वह है 1680 मीटर, जबकि हम बात करते हैं महेंद्रगिरी की तो लगभग 1502 मीटर के आसपास हमको इसकी ऊंचाई मिलती है। तो यहां से हमारा जो प्रश्न बनता है वह बनता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। नमस्ते, ठीक है ना। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अरमाकोंडा, या जिसको विशाखापट्टनम चोटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और किस राज्य में है, उड़ीसा में। वहीं दूसरी महेंद्रगिरी पर्वत इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1500 जो है 2 मीटर के आसपास है। तो इस तरह से हमारा पूर्वी घाट को लेके दो प्रश्न बनते हैं, चोटियों को लेके और इसके विस्तार को लेके। फिर कंपेरेटिव बात करें तीसरे की, तो तीसरा जो रहता है वह आता है नीलगिरी की पहाड़ियां। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बाद में जो तीसरा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे इस आगे की। लेकिन पेपर सेटर की बात नहीं है, जो वर्तमान में जो चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, वो सब करंट बेस्ड होता है। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ या जब भी मैंने जो है क्लास लिया तो उनसे, मैं स्टूडेंट से मेरा एक ही रहता है, आप करंट से जुड़े रहो, करंट के साथ साथ पूछा जाता जो चीज़ वर्तमान चर्चा का विषय बनी हुई है उन्हीं को लेकर प्रश्न पूछा गया। आपने पीटीआई के यदि एग्जाम की बात की तो ब्राजील को लेकर प्रश्न पूछा गया था, और आज के पेपर की बात करें तो ब्राजील को लेकर प्रश्न पूछा गया है। वहीं सेकंड बात करें कि उसमें भी फ्रांस को लेकर प्रश्न पूछा गया था, डोवर जल संधि को, और आज भी राफेल का एक प्रश्न पूछा गया था कि राफेल जो समझौता वो किस देश के साथ है, वह पूछा गया था। वहां पर भारतीय वन रिपोर्ट की भी मैंने बात की थी, जब क्लास में पढ़ाता हूं तो ये चीज जरूर करता हूं कि भारतीय वन रिपोर्ट को लेके बहुत बार प्रश्न आता है। और इसी बार पूछ लिया था कि भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में 1% कितना है, ये था। अब हम बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों की। नीलगिरी की पहाड़ियां, यदि हम नीलगिरी की पहाड़ियों की स्थिति को देखें तो हमने बात की थी यहां से पश्चिमी घाट, यह हमने बात की थी पूर्वी घाट, और इन दोनों के मध्य में यह जो एक इस तरीके से फैली हुई है, एक घाट के रूप में फैली हुई पहाड़ियां हैं, इनको कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। यह 3 राज्यों में फैली हुई है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में मुख्य रूप से हम लोगों को मिलती है, जिनको हम नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यहां से जो प्रश्न आता है, सबसे पहला प्रश्न आता है नीलगिरी का विस्तार। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में, कुछ भाग कर्नाटका में, कुछ भाग तमिलनाडु में और कुछ भाग केरला में है। दूसरा है इसका कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यदि हम बात करें नीलगिरी के पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की, तो नीलगिरी के पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी के पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है डोडा बेटा है, और इसको लेके भी कई प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। सही उत्तर है कि 9.57% है।
और जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा और उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। राज्यों के नाम की बात करें तो राज्यों में यह है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। इन तीनों के मध्य यह है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। हमारा जो प्रश्न आता है हम उनकी बात करते हैं। प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह है डोडा बेटा। यहां से एक और प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न को घुमा दिया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन किसे कहते हैं। कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन, तो देखिए जंक्शन की बात करते हैं तो यह एक मार्ग ये और ये तीसरा, तो यह पूर्वी घाट और यह पश्चिम घाट, इसके बीच का जो है जंक्शन है वह है नीलगिरी की पहाड़ियां। तो कई बार हम लोगों से यह प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन किसे कहते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों को पूर्वी और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन का तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जहां से तीन दिशाओं में जो है जाया जा सके और इनको मिलाती है। यही सही है कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को मिलाने वाली पहाड़ियां कौन सी है, वह है नीलगिरी की पहाड़ियां। यहां से एक और प्रश्न बनता है जो हम लोगों से सामान्यतः पूछा जाता है इतिहास में कि यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां क्यों कहा जाता है। तो यहां पर नील की खेती की जाती है, इसके कारण नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और इसी क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोपला आंदोलन। तो आपको बताना है कि मोपला आंदोलन का संबंध किस राज्य से था या किस क्षेत्र से था। यह आपके लिए मेरा एक प्रश्न रहेगा, मोपला आंदोलन। उसके आंदोलन से पहले मैं आपको बताऊं, यहां से एक और प्रश्न बनता है कि जिस तरीके से हमने कहा था कि उत्तर भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थल, जिसमें हमने शिमला की बात की थी, नैनीताल की बात की थी, उसी कड़ी में हम एक और जो है बात करेंगे कि दक्षिण भारत का जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, हिल स्टेशन, दक्षिण भारत का हिल स्टेशन। दक्षिण भारत के यदि हम हिल स्टेशन की बात करें यानी स्वास्थ्यवर्धक स्थल, स्वास्थ्यवर्धक स्थल या हिल स्टेशन की बात करें तो वह है ऊटी, जिसको उटक मंडलम के रूप में भी जाना जाता है। ऊटी या उटक मंडलम कहा जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यदि हमें पूछा जाए इसका स्थान कि यह कहां पर स्थित है, तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। तो हमारे यहां से प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल स्थित है। तो दक्षिण भारत का केरला 1921 मोपला सही उत्तर है आपका। और उटक मंडलम या ऊटी, यह दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय और कॉफी, कहवा दोनों का उत्पादन होता है। इसकी भी हम बात करते हैं, आगे करेंगे जब हम कृषि की बात करेंगे, कृषि की बदलती प्रवृत्तियों को लेके। जैसा प्रश्न आज पूछा गया था एग्जाम में कि 16-17 में जो है सर्वाधिक जो है कहवा का उत्पादन का संबंध किस राज्य से था। तो इनकी बात हम बात करेंगे बदलती प्रवृत्तियों के अंतर्गत। तो ये था एक नीलगिरी को लेकर प्रश्न बनता है। 3 प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। नीलगिरी का विस्तार, उसकी क्या विशेषता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसमें कौन सा स्थान जो है चर्चा का विषय बना हुआ रहता है, तो वह ऊटी उटक मंडलम स्वास्थ्यवर्धक स्थल के रूप में। इसके बाद हम नीलगिरी की पहाड़ियों से नीचे की ओर जाते हैं तो केरला और तमिलनाडु में आपको मिलेगी जिनको बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां। और अन्नामलाई की पहाड़ियों को लेके भी हमारा जो है पायकारा जलप्रपात की बात नदियों के साथ करेंगे कि कौन सा जलप्रपात स्थित है। यहाँ कई जलप्रपात मिलेंगे आपको, जैसे जोग भी मिलेगा, पायकारा भी मिलेगा, शिव समुद्र में मिलेगा, कई झरने मिलेंगे। लेकिन झरनों का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। तो हम नदियों की जब बात करेंगे तो उस समय हॉट स्पॉट की भी बात करेंगे। जब हम जो है पर्यावरण की बात करेंगे उस समय आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम अन्नामलाई की पहाड़ियों को लेके कि अन्नामलाई की पहाड़ियों को लेके क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं।
देखिए अन्नामलाई की पहाड़ियों को लेके जो बनता है, मैं उसका एक सामान्य सा मैप इस तरीके से, पहले हमने बात की, यह हमारा पश्चिमी घाट, यह हमारा पूर्वी घाट, यह हमने बात की नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ कहलाती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। मैं नोट करता जा रहा हूँ, यह है पश्चिमी घाट, यह है पूर्वी घाट, यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और यह जो हम अभी कर रहे हैं यह है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों का जो विस्तार है यह दो राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु राज्यों में हैं। तो यहां से जो प्रश्न हमारा बनता है वह बनता है कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी है। तो भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां, और अन्नामलाई की पहाड़ियों में जो है एक चोटी स्थित है जिसको कहा जाता है अर्नागुडी, और यह अन्नामलाई की सबसे ऊंची, या यह कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 2600 और कुछ किलोमीटर है, 2600 मीटर के आसपास है। यह अन्नामलाई की, अन्नागुडी जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, यह दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची, या सेकंड हम लोग इसमें यहां से प्रश्न बनता है कि हिमालय के बाद जो है, या माउंट एवरेस्ट के बाद या हिमालय के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अन्नागुडी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और यह अन्नामलाई की पहाड़ियों में। और प्रश्न आता है कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां सही है 2695 मीटर आपने लिखा है कि इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। 95-97 ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, लगभग सामान्यतः नाउट फिगर में 2695 मीटर, जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से जो प्रश्न बन रहा है वो बन सकता है भारत की दक्षिणतम पहाड़ियाँ कौन सी है। दूसरा यहाँ से कि इससे दो पहाड़ियाँ और आती है, एक केरला में है और एक तमिलनाडु में। जो केरला में है उनको कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, या कहा जाता है कार्डामोम की पहाड़ियाँ। वहीं जो तमिलनाडु में यह है केरल में, और जो तमिलनाडु में स्थित है इनको कहा जाता है पालनी की पहाड़ियाँ। तमिलनाडु में। तो यहां से कई प्रश्न हमारे इस मैप से बनते हैं, जो मैप से बनने वाले हैं उनकी बात करेंगे कि ये जो अन्नामलाई भारत की दक्षिणतम है, लेकिन इसके भी दक्षिण में बात करें तो अन्नामलाई से जो नीचे की ओर पहाड़ियां निकल रही है जिसको हम इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां भारत के एकदम दक्षिण में केरला में है। ठीक है, तो यदि हमें कंपेरेटिवली पूछा जाए इन तीनों में तो सबसे दक्षिण में आएगी वो इलायची की पहाड़ियां आएगी। और यदि हम कंपेरेटिवली नीलगिरी की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में पूछा जाए तो हमारे लिए आएगी अन्नामलाई की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां, जो कि हमारे। अब यहाँ जो मेन बात थी जिसकी हम लोग बात करते थे सैनकोट घाट की। सैनकोट घाट क्या है? जो हमारा पश्चिमी घाट हम लोगों ने बात की थी, ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, इनके बीच में एक गैप स्थित है।
इन दोनों के मध्य केरला में एक गैप है जिसको कहा जाता है सैनकोट गैप या सैनकोट घाट, जो कि केरला में स्थित है, केरल में है। और यह पश्चिमी घाट और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में एक दूरी है, गैप है, और जो कि केरल का जो है त्रिवेंद्रमपुरम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ती है। मदुरई से जोड़ती है यह सैनकोट घाट। तो इसलिए यह एक गैप है पश्चिमी घाट और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य, जो गैप जिसको सैनकोट गैप के या सैनकोट घाट के नाम से जाना जाता है। पाल घाट इसके ऊपर पश्चिमी घाट में, जो कि कोची को जोड़ता है चेन्नई से, और यह जोड़ता है त्रिवेंद्रमपुरम, जो इसकी राजधानी की राजधानी को मदुरई से जोड़ने वाला यह एक गैप है, जो कि इनके मध्य केरला में स्थित है, जिसको सैनकोट घाट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये था हमारा जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों को लेकर प्रश्न, या ये कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार की जो भाग की मुख्य पहाड़ियां, जिसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे। और विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा को लेकर भी हमारे कुछ प्रश्न बनते हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। माउंट एवरेस्ट के बारे में भी हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो प्रादेशिक रूप से पूछा जाए तो नेपाल हिमालय का भाग है, और वहीं यदि भौगोलिक यदि ऊंचाई के आधार पर पूछा जाए तो महान हिमालय का भाग है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर और नेपाल में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद हम बात करें, दो और हमारे इसके साथ चलेंगे। एक रहेगा पश्चिमी घाट और सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत की यदि हम बात करें तो देखिए, सतपुड़ा पहली बात करेंगे हम सतपुड़ा की। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत का बात करते हैं। सबसे पहला इसका विस्तार, कि सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए, सतपुड़ा पर्वत एक पर्वत नहीं है, यह अलग अलग पहाड़ियों का भाग है। सतपुड़ा पर्वत जो है मध्य प्रदेश से शुरू होता है, 1, 2 और 3 इस तरीके से फैला हुआ है सतपुड़ा पर्वत, जिसका विस्तार है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के मध्य यह एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और इसमें 3 पहाड़ियां मुख्य रूप से हैं। इन पहाड़ियों को कहा जाता है सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड जो पहाड़ियां हैं इनको कहा जाता है महादेव जी की पहाड़ियां। और तीसरी जो पहाड़ियां हैं इनको कहा जाता है मैकाले की पहाड़ियां। यह इस तरह से 3 पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत 3 ब्लॉक पर्वत है, और यह एक ब्लॉक यानी भ्रंश पर्वत की श्रेणी में आता है। भ्रंश या ब्लॉक पर्वत है, जो कि कह सकते हैं कि भ्रंश दरारों के कारण किसी भाग के जो है नीचे बैठने या उत्थान की वजह से या भ्रंश की वजह से इसका निर्माण हुआ था सतपुड़ा पर्वत का। तो यह एक ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में जो है आता है। बात करते हैं यहां से क्या और प्रश्न बन सकते हैं। तो जब यह ब्लॉक पर्वत में आता है तो इसमें 3 श्रेणियां हैं। तो हमारा सीधा सा प्रश्न जो बन सकता है, सतपुड़ा पर्वत के जो 3 भाग है, सतपुड़ा की पहाड़ियां, महादेव जी की पहाड़ियां और मैकाले की पहाड़ियां, इसका विस्तार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से। अब हमारा यहां से प्रश्न क्या आ रहा है, हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए, प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न है कि सतपुड़ा जो पर्वत है या जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है
उसको कहा जाता है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। और इसी धूपगढ़ के पास में एक स्थान है जिसका नाम सुना होगा आपने, पंचमढ़ी। धूपगढ़ में ही एक स्थान है पंचमढ़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो मध्य भारत का स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन है, मध्य भारत का हिल स्टेशन, मध्य भारत का हिल स्टेशन यानी स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, वह कौन सा है, पंचमढ़ी है। कहां पर है, धूपगढ़ में। और यदि राज्य क्षेत्र पूछा जाए तो यह राज्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश, यानी महादेव जी की पहाड़ियों का विस्तार है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहां से कई बार हम लोगों से प्रश्न पूछा भी जाता है। इसके बाद तीसरी बात करते हैं हम मैकाले की। मैकाले की पहाड़ियां मुख्य रूप से जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य हैं, लेकिन ज्यादातर विस्तार इसका छत्तीसगढ़ में है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहा जाता है अमरकंटक। अमरकंटक। और अमरकंटक से मुख्यतः दो नदियां निकलती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो नर्मदा नदी निकलती है और दूसरी यहां से एक और नदी निकलती है, सोन नदी। लेकिन कई बार हमारा एक प्रश्न और आता है कि जो महानदी भी है वो भी इससे निकलती है कि महानदी जो है महानदी की बात करें तो महानदी कहां से निकलती, महानदी मैकाले की पहाड़ी से तो निकलती है, लेकिन वह अमरकंटक से नहीं निकलती। अमरकंटक से दो ही मुख्य नदियां निकलती है। जब नदियों की बात करेंगे, एक निकलती है नर्मदा नदी और दूसरी है सोन नदी। जबकि मैकाले की पहाड़ी से जो है महानदी भी निकलती जरूर है, लेकिन वह अमरकंटक की चोटी से नहीं निकलती है। तो हमारा सा ये कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि यह मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है पंचमढ़ी। तो ये था हमारा एक पूरा जो है सतपुड़ा को लेकर पूछा था कि सतपुड़ा पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और इसकी 3 पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां, महादेव जी की पहाड़ियां और मैकाले की पहाड़ियां। और महादेव जी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और यह मध्य भारत की सबसे ऊंची है। और यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक स्थल है पंचमढ़ी, जो कि मध्य भारत का हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक स्थल कहलाता है। वहीं मैकाले की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जहां से 2 नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन। महानदी यद्यपि मैकाले की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन अमरकंटक की पहाड़ियों से यह नहीं निकलती है। तो ये था हमारा एक सतपुड़ा पर्वत को लेकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी। मैकाले की पहाड़ियों से ही निकलती है छत्तीसगढ़ से, मैकाले की पहाड़ियां छत्तीसगढ़, लेकिन अमरकंटक की पहाड़ी से यानी पर्टिकुलर जो सबसे ऊंची पर्वत है अमरकंटक, वहां से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी निकलती है महादेव की पहाड़ियों से। इस तरह से ताप्ती नदी निकलती है। ये सब नदियों की बात हम बाद में करेंगे। यह महादेव जी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से जो निकलती है और एक भ्रंश घाटी में बहने के कारण उल्टी बहती है, इनकी सबकी हम बात करेंगे आगे का जो टॉपिक होगा उसके अंतर्गत हम। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो रहा है हमारा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल या जिसको हम बोलते हैं विंध्य पर्वत। विंध्याचल या विंध्य पर्वत की बात करें तो इसका विस्तार जो है इस तरीके से है, 4 भागों में यह फैला हुआ है। यानी इसका विस्तार मध्य प्रदेश से झारखंड तक है। मध्य प्रदेश से झारखंड तक यह 4 पहाड़ियों का एक संयुक्त पर्वत है जिसको हम लोग कहते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत में जो पहाड़ियां हैं, सबसे पहला है विंध्य पर्वत, दूसरा है भंडारे, तीसरा है कैमूर और चौथा है पारसनाथ। ये 4 पहाड़ियां हम लोगों को मिलती है। सबसे पहले मिलती है विंध्याचल
की पहाड़ियां। दूसरी जो मिलती है इसको कहा जाता है भंडारे की पहाड़ियां। तीसरी जो बातें हैं यह है कैमूर की पहाड़ियां। और चौथी है यह है पारसनाथ की पहाड़ियां। ये 4 पहाड़ियों की एक संयुक्त श्रृंखला है जिसको विंध्याचल या विंध्य पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं। यह जो विंध्य पर्वत है इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, यह एक जो है प्राचीन पर्वत के अंतर्गत आता है, प्राचीन वलित पर्वत। यह एक प्राचीन वलित पर्वत का भाग है और इसमें जो प्रश्न बनता है वो हमें लोगों से कई बार हम लोगों से पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में देखा जाए तो यह एक तरह से मध्य है, ऊपर का भाग कहलाता है उत्तर भारत और नीचे का कहलाता है दक्षिण भारत। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो उत्तर वाला उत्तर भारत, दक्षिण का दक्षिण भारत और विंध्याचल पर्वत इसको 2 भागों में जो है अलग करती है। यह भी प्रश्न है, सही है। इसमें कौन सी, इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। इसका जो कारण है वो क्योंकि इनका जो प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो जो भी पठारी है इसका जो है निर्माण जो है मुख्य रूप से किससे हुआ है, वह है ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के होने के कारण बेसाल्ट चट्टानों की इसमें क्या रहती है, प्रधानता रहती है सरफेस पे। तो इसलिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में हम पूरी बात करेंगे तो मुख्य रूप से हमको बेसाल्ट चट्टानें ही मिलेगी। और ये हम बात करेंगे जब कंक्लूजन करने की बात आएगी, पूरा एक साथ जो प्रश्न बनता है तो उनका क्या प्रश्न बन सकता है उनके संदर्भ में। तो ये था हमारा एक विंध्याचल पर्वत को लेके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं एक प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है कि पारसनाथ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो पारसनाथ की पहाड़ियां वो है झारखंड में। बाकी ये सब है मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड तक ये पूरी फैली हुई है। इसमें पारसनाथ की पहाड़ियों को लेकर कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि पारसनाथ की पहाड़ियों का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है। सही है, आर्य और अन्य आर्य संस्कृति को अलग करती है कि उत्तर भारत में जो आर्य संस्कृति थी और दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृति थी। तो इसको हम हिस्ट्री से जोड़ के पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा एक है। यहाँ इसमें एक और पर्वत है जिसको हम कहते हैं गिर की पहाड़ियां। गिर पहाड़ियां या गिर की पहाड़ी जो कि गुजरात में स्थित है और इसके संदर्भ में भी आप लोगों ने सुना होगा। एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से हमारा भी प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यह विशेष रूप से यह है गिर की पहाड़ियाँ और इसी क्षेत्र में जो है एक अभ्यारण्य है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और एक और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम सतपुड़ा पर्वत की बात कर रहे थे, विंध्याचल पर्वत की बात करें, तो सतपुड़ा पर्वत में भी एक विशेष जो विंध्याचल पर्वत में एक अभ्यारण्य है जिसको कहते हैं हम वन विहार अभ्यारण्य। और वन विहार अभ्यारण्य सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। वन विहार अभ्यारण्य यह मध्य प्रदेश में है और सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो कई बार हम लोगों से वहाँ कौन से जैव अभ्यारण्य है उनको लेके भी हमारे प्रश्न पूछे जा सकते थे। तो ये थे हमारे अरावली को प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। उसमें हमारी एक पहाड़ी और है, वो है अरावली। अरावली को जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो पूरी विस्तृत से पढ़ेंगे कि अरावली का जो है प्रश्न राजस्थान से ज़्यादा पूछा जाता था। तो ये आज की हमारी एक घंटे की जो क्लास थी जिसमें हम लोगों ने प्रायद्वीपीय जो है पठार के अंतर्गत केवल बात की किसकी, पहाड़ियाँ। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे आगे के इसके संबंध में क्या और है, तो इसमें कौन कौन से पठार है। साथ में हम बात करेंगे द्वीप समूह को लेकर प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनकी, और कुछ बात करेंगे हम तटीय भागों की एक बार बात, हालांकि हमने पिछले में कर रखे हैं, लास्ट जो पहली क्लास थी उसमें बात की थी, लेकिन यहाँ एग्जाम पॉइंट ज्योग्राफिकली जो डिवाइडेशन है उसमें थोड़ा सा हम करके कल जो हमारा ये जो क्लास है वो भारत के भूगोल का जो है विभाजन और स्थिति को लेके जितने प्रश्न किए उनको लेके जो पूरा होगा। उसके बाद जो है शेष रहेगा हमारा अपवा तंत्र का और साथ में मानसून को लेके। तो ये था हमारा आज का एक जो है लाइव क्लास। सभी को हॉटस्पॉट की भी बात हम बाद में करेंगे, हॉटस्पॉट क्या है और राज्य भारत में कितने हैं, इन सभी को लेके बात करें। आप इस कॉन्सेप्ट ले लीजिए और यदि
पहले मैप का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ये भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। एसएससी के लिए जिसमें भी भारत की ज्योग्राफी है उनके लिए सबके लिए सफिशिएंट है कि यहाँ से ही प्रश्न उठाए जाते हैं, सबको करंट से लेके। तो सभी को अभी शेर के लिए चर्चित है, सीधी सी है गिर, और गुजरात का जो गिर प्रदेश है वो शेरों के लिए चर्चित है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों से इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली पूछा था या इनडायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच सभी को, थैंक यू, गुड नाइट। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never